आज की तारीख है 19 जनवरी 2026। और आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर हम हाजिर हैं। आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर सरकारी वेबसाइट्स। हमने सब कुछ छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स। और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज। आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की सबसे बड़ी और मुझे लगता है सबसे जटिल खबर से शुरू करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस से। हाँ, आज वेस्ट एशिया को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आज दो बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। एक तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के दौरे पर हैं, जिन्हें एमबीजी भी कहा जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेस्ट एशिया में शांति के लिए बने एक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा है। ये सुनने में दो अलग अलग खबरें लगती हैं। लगती तो हैं, पर इनके तार आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आज हम इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाएंगे। बिल्कुल, और यूपीएससी के लिहाज से ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए आप समझिए सोने की खान जैसा है। कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं इसमें? सिलेबस के पॉइंट जैसे बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया, राइट। और इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स। इनसे ये सीधे सीधे जुड़ता है। तो मतलब आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज्यादा। ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की तरफ एक कदम कह सकते हैं। चलिए तो फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आज जमीन पर हो क्या रहा है? देखिए, आज यानी 19 जनवरी 2026 को यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजी दिल्ली पहुंचे हैं। ये एक ऑफिशियल विजिट है। जी, ये एक ऑफिशियल दौरा है जिसका निमंत्रण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था। ये दौरा अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी टाइमिंग इसे और भी ज्यादा क्रिटिकल बना देती है। टाइमिंग क्रिटिकल क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है अभी? क्योंकि ठीक इसी समय वॉशिंगटन डीसी से खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा में युद्ध के बाद की स्थिति को संभालने के लिए बनाए गए एक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा है। अच्छा। और ये कोई मामूली निमंत्रण नहीं है। ये भारत को वेस्ट एशिया की सबसे जटिल समस्या के समाधान में एक सेंट्रल रोल निभाने का ऑफर है। तो ये दो अलग अलग घटनाएं, मतलब एमबीजी का भारत आना और ट्रंप का इनविटेशन, हाँ। ये एक ही कहानी का हिस्सा कैसे हैं? ये देखिए यूं ही है कि यूएई जो है वो इस बोर्ड ऑफ पीस का एक प्रमुख सदस्य बनने वाला है। अच्छा, यूएई भी इसका हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। तो एमबीजेड का भारत दौरा और ट्रंप का निमंत्रण, ये दोनों मिलकर एक नए स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की तस्वीर बनाते हैं। किस तरह का अलाइनमेंट? एक ऐसा अलाइनमेंट जिसमें इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएस ये सब मिलकर वेस्ट एशिया में एक नया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये I2U2 ग्रुप जैसा कुछ है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये I2U2 ग्रुप, जिसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है, उसका ही एक तरह से विस्तार है। ये तो वाकई बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसको ठीक से समझने के लिए मुझे लगता है हमें पहले इंडिया यूएई संबंधों के बैकग्राउंड में जाना होगा। पिछले कुछ सालों में ये रिश्ता इतना कैसे बदल गया? बिल्कुल, 10 साल पहले तक इंडिया यूएई का रिश्ता 3 ईज पर आधारित था। 3 ईज? हाँ, एनर्जी, इकोनॉमी एंड एक्सपेट्रिएट्स। मतलब हम उनसे तेल खरीदते थे, वो हमारे सामान के लिए बाजार थे और हमारे लाखों लोग वहां काम करते थे। एग्जैक्टली। ये एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता था, लेन देन का। लेकिन पिछले दशक में ये एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया है। ये टर्म कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत सुना है। इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि अब हमारे रिश्ते की नींव सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर टिकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत शायद 2022 का सीपा अग्रीमेंट था। बिल्कुल सही पॉइंट है। द कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी सीपा एक गेम चेंजर था। गेम चेंजर क्यों? क्योंकि ये भारत का किसी भी देश के साथ सबसे तेजी से निगोशिएट किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। और इसका असर देखिए। क्या असर हुआ है? आज यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। थर्ड लार्जेस्ट, ओके। और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। हमारा लक्ष्य 2030 तक नॉन ऑयल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाना है। वाओ, $100 बिलियन? जी। और इतना ही नहीं, यूएई भारत में टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। तो ये तो हुई इंडिया यूएई की बात।
अब इस बोर्ड ऑफ पीस की पहेली को सुलझाते हैं। ये आखिर है क्या? इसका प्लान क्या है? तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये प्लान किस लिए है? ये प्लान गाजा में युद्ध के बाद के गवर्नेंस के लिए बनाया गया है। इस प्लान के कोर में ये आइडिया है कि गाजा का नियंत्रण हमास से लेकर एक टेक्नोक्रेटिक कमिटी को दिया जाएगा। टेक्नोक्रेटिक कमिटी मतलब? टेक्नोक्रेट का मतलब है एक ऐसी सरकार जिसमें राजनेता नहीं बल्कि अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट शामिल होंगे, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट्स। इंटरेस्टिंग। और इस कमिटी को सुपरवाइज कौन करेगा? ये रिपायर बोर्ड ऑफ पीस की भूमिका आती है। ये बोर्ड इस टेक्नोक्रेटिक कमिटी के काम की निगरानी करेगा। और इसके काम क्या होंगे? इसके 3 मुख्य काम होंगे। पहला, गाजा का पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें खरबों डॉलर लगेंगे। दूसरा, डी रेडिकलाइजेशन यानी समाज से कट्टरपंथी विचारधारा को खत्म करना। और तीसरा, गाजा में एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाना ताकि भविष्य में हमले ना हो सकें। इस बोर्ड में कौन-कौन से देश शामिल होंगे भारत के अलावा? यूएस ने भारत के अलावा यूएई, सऊदी अरेबिया और कुछ यूरोपियन शक्तियों को शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। ओके। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त? वो क्या है? शर्त यह है कि बोर्ड में परमानेंट मेंबरशिप पाने के लिए हर देश को $1 बिलियन का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना होगा। $1 बिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और ये इस पूरी पहल को विवादास्पद भी बनाती है। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे डिप्लोमेसी के लिए एंट्री फी देनी पड़ रही है। इससे तो पे टू प्ले डिप्लोमेसी का आरोप लग सकता है। बिल्कुल, आलोचक यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये शांति स्थापित करने का प्रयास कम और अमीर देशों का एक क्लब ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये एक नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। बिल्कुल, कि क्या शांति की मेज पर बैठने के लिए कीमत चुकानी चाहिए। इस पूरे डिस्कशन में कुछ की टर्म्स आए हैं जिन्हें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। आपने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र किया था, इसे और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। सोचिए, 2 देशों के बीच रिश्ते के अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे नीचे होता है ट्रेड एग्रीमेंट, फिर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सबसे ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एग्जैक्टली। ये डिप्लोमैटिक रिलेशंस का हाईएस्ट लेवल है। इसका मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं हैं, बल्कि वो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जैसे उनकी सेनाएं साथ में अभ्यास करती हैं, उनकी खुफिया एजेंसियां जानकारी साझा करती हैं और वो मिलकर नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। ये एक तरह से देशों के बीच की दोस्ती की सबसे गहरी फॉर्म है। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा टर्म था टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे सकते हैं? इसका एक क्लासिक उदाहरण है इटली के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागी की सरकार। अच्छा, मारियो ड्रागी। हाँ, 2021 में जब इटली में राजनीतिक संकट आया तो वहां के प्रेसिडेंट ने किसी राजनेता की जगह मारियो ड्रागी को पीएम बनाया, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे और एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। और उनकी कैबिनेट में भी एक्सपर्ट्स थे? ज्यादातर लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, राजनेता नहीं। ऐसी सरकार का मकसद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर देश की समस्याओं का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना होता है। गॉट इट। और एक और टर्म जो इंडिया यूएई संबंधों में बार बार आता है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर यूएस डॉलर में होता है। हाँ, ये तो है। तो मान लीजिए भारत को यूएई से कुछ खरीदना है, तो पहले हमें रुपए को डॉलर में बदलना होगा, फिर पेमेंट करनी होगी। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। और हम यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी पर भी निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल, एलसीएस सिस्टम इस निर्भरता को खत्म करता है। इसके तहत भारत और यूएई एक दूसरे के साथ सीधे अपनी अपनी करेंसी यानी रुपये और दिरहम में व्यापार बांट सकते हैं। इससे डी-डॉलराइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है। एग्जैक्टली, ये डॉलर की बादशाहत को चुनौती देता है। बहुत अच्छे से समझाया। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी खबर से क्या-क्या फैक्चुअल नगेट्स निकाले जा सकते हैं, एक क्विक राउंड अप करते हैं। चलिए एक क्विक लिस्ट बनाते हैं। पहला, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान यानी एमबीजी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। इनविटेशन किसने भेजा है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? बोर्ड में परमानेंट मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन। इसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये गाजा के पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस से जुड़ा है। इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 का भी जिक्र है, जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। इंडिया यूएई ट्रेड के बारे में फैक्ट्स। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सीपा अग्रीमेंट 2022
में साइन हुआ था। कोई की ग्रुपिंग? I2U2, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए शामिल हैं। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं। और कोई मिलिट्री एक्सरसाइज? हाँ, इंडिया और यूएई के बीच होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है डिजर्ट साइक्लोन। परफेक्ट, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत उपयोगी है। अब आते हैं मेंस के एनालिसिस पर। इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का फैसला भारत के लिए कितना बड़ा है, इसका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल डिमेंशन। जियोपॉलिटिकली ये भारत के विदेश नीति के एक फंडामेंटल पिलर को चुनौती देता है। और वो क्या है? हमारी डी-हाइफनेशन पॉलिसी। डी-हाइफनेशन, इसे थोड़ा समझाइए। डी-हाइफनेशन का मतलब है कि हम इजराइल और पैलेस्तीन के साथ अपने रिश्तों को अलग अलग देखते हैं। हम इजराइल के दोस्त हैं, लेकिन हम पैलेस्तीन के कॉज को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब हम हाइफन लगाकर इजराइल पैलेस्टीन को एक साथ नहीं देखते। बिल्कुल। इसी तरह हम सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। अगर हम इस बोर्ड को ज्वाइन करते हैं, जो साफ तौर पर यूएस लेड और प्रो इजराइल माना जा रहा है, तो हमारी ये बैलेंस्ड पॉलिसी खत्म हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा रिस्क है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या ये भारत के लिए एक मौका नहीं है कि वो रीजन में एक रूल टेकर की भूमिका से निकलकर रूल शेपर बने? बिल्कुल, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब तक वेस्ट एशिया में जो भी बड़े फैसले होते थे, वो यूएस, रशिया या यूरोपियन पावर्स लेती थी, और भारत को उन्हें मानना पड़ता था। हाँ, हम सिर्फ एक फॉलोवर थे। हाँ। इस बोर्ड का सदस्य बनकर भारत पहली बार उस मेज पर होगा जहां नियम बनाए जा रहे हैं। ये भारत को ग्लोबल हाई टेबल पर एक तरह से परमानेंट सीट देता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। और वो रिस्क क्या है? ईरान। ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक और स्ट्रैटेजिक रिश्ते हैं। चाबहार पोर्ट, जो सेंट्रल एशिया तक हमारी पहुंच का एकमात्र रास्ता है, वो ईरान में है। राइट। अगर हम इस यूएस लेड बोर्ड का हिस्सा बनते हैं, तो ईरान के साथ हमारे रिश्ते लगभग निश्चित रूप से खराब होंगे। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डायलेमा है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या वेस्ट एशिया में रूल शेपर बनने के लिए हम सेंट्रल एशिया से अपनी कनेक्टिविटी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं इकोनॉमिक डिमेंशन की। इस दौरे और इस बोर्ड से भारत को आर्थिक रूप से क्या हासिल हो सकता है? इकोनॉमिक फ्रंट पर बातचीत का सबसे बड़ा फोकस होगा आईएमएफ को फिर से जिंदा करना। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो G20 में अनाउंस हुआ था। हाँ, वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ठंडे बस्ते में चला गया था। इस बोर्ड के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भारत आईएमएफ को ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेगा। और यूएई के साथ? यूएई के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी बिट पर भी बात हो रही है, जिससे यूएई से भारत में इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। लेकिन यहां भी वो $1 बिलियन की एंट्री फी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? सवाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। क्या $1 बिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपीस खर्च करके जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस हमें मिलेगा, वो इस कीमत के लायक है? या फिर यही पैसा हम अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सेक्टर पर खर्च करें तो ज्यादा फायदा होगा? एग्जैक्टली। एक विकासशील देश के लिए ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक और डिफेंस डिमेंशन पर। यहाँ पर हमारे लिए क्या दांव पर लगा है? इस डायमेंशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी ऊर्जा सुरक्षा। जी, हमारी जरूरत का ज्यादातर तेल वेस्ट एशिया से आता है। इस क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। और यूएई का इसमें क्या खास रोल है? यूएई अकेला ऐसा देश है जिसने भारत में मैंगलोर में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लीज पर लिए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उन्होंने अपना तेल हमारे यहाँ स्टोर किया है, जिसे इमरजेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, दैट्स अ बिग डील। इट इज। तो इस बोर्ड का हिस्सा बनकर हम इस क्षेत्र की स्टेबिलिटी में एक स्टेक होल्डर बन जाएंगे, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी हमारा सहयोग और बढ़ेगा। और आखिर में एथिकल डायमेंशन। क्या इस बोर्ड में शामिल होना नैतिक रूप से सही होगा? ये सबसे मुश्किल सवाल है। यहाँ एक नैतिक दुविधा, एक एथिकल डिलेमा है। वो क्या है? ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया जा रहा है, इसमें पैलेस्टीनियन लोगों की मर्जी कितनी शामिल है, ये साफ नहीं है। क्या भारत को एक ऐसे प्लान को लेजिटिमेसी देनी चाहिए जो बाहर से थोपा जा रहा है? ये सॉवरेनिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल, जिनका भारत हमेशा से समर्थन करता आया है। तो एक तरफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तर्क है और दूसरी तरफ नैतिक सिद्धांतों का। आपने सारे डायमेंशंस को बहुत अच्छे से समझाया। अब अगर हम इसे एक डिबेट की तरह देखें, तो भारत को ये बोर्ड क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग क्या होंगे? 3 मुख्य तर्क हैं।
पहला, ग्लोबल लीडरशिप। अगर भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनना चाहता है तो उसे बड़ी जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। हम हर मुश्किल मुद्दे से ये कहकर नहीं बच सकते कि ये हमारी समस्या नहीं है। सही बात है, ये ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज को भी मजबूत करेगा। दूसरा तर्क। दूसरा, प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट्स। वेस्ट एशिया में 9 मिलियन भारतीय रहते हैं जो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। यहाँ की स्टेबिलिटी में हमारा सीधा हित है। और तीसरा? तीसरा, चेकिंग एडवर्सरीज। अगर भारत इस मौके को छोड़ देता है तो इस वैक्यूम को भरने के लिए चाइना या पाकिस्तान जैसे देश आगे आ जाएंगे, जो हमारे हितों के लिए और भी खतरनाक होगा। और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ज्वाइनिंग? इसके भी 3 मुख्य तर्क हैं। पहला, द रिस्क ऑफ एंट्रैपमेंट। वेस्ट एशिया की राजनीति एक दलदल की तरह है। मतलब एक बार घुस गए तो निकलना मुश्किल। हाँ, यहाँ शिया सुन्नी, अरब इजराइल, मॉडर्निस्ट, कट्टरपंथी जैसे कई कॉन्फ्लिक्ट लेयर्स हैं। भारत अपनी विदेश नीति की फ्लेक्सिबिलिटी खो सकता है। दूसरा पॉइंट? द फाइनेंशियल बर्डन। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, $1 बिलियन की शर्त पे टू प्ले डिप्लोमेसी का एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर सकती है। और तीसरा? डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट। इस बोर्ड को ज्वाइन करने से ईरान और शायद कुछ अन्य अरब देशों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। हमारी सालों की मेहनत से बनाई गई बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी बिगड़ सकती है। तो इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? भारत को क्या करना चाहिए? मेरे विचार में भारत को पूरी तरह से मना करने की जगह प्रिंसिपल्ड एंगेजमेंट का रास्ता अपनाना चाहिए। प्रिंसिपल्ड एंगेजमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत को इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि? पहली शर्त यह हो कि बोर्ड का फोकस पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन रिकंस्ट्रक्शन पर होना चाहिए, पॉलिटिकल इम्पोजिशन पे नहीं। ओके। दूसरी बात, भारत को $1 बिलियन के कंट्रीब्यूशन के बदले बोर्ड के डिसीजन मेकिंग में वीटो पावर या ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करनी चाहिए। और तीसरी, भारत को इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ के अन्य देशों की आवाज को भी शामिल करने के लिए करना चाहिए, ताकि ये सिर्फ अमीर देशों का क्लब बनकर न रह जाए। तो संक्षेप में, हमें मेज पर अपनी सीट लेनी चाहिए, लेकिन अपने सिद्धांतों और हितों की कीमत पर नहीं। बिल्कुल। बहुत ही संतुलित विश्लेषण। चलिए अब दुनिया के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं, जहां एक और बड़ी शक्ति एक अलग तरह के संकट से जूझ रही है। हमारी अगली खबर इकोनॉमी और डेमोग्राफी से जुड़ी है और हेडलाइन है द ग्रेट डेमोग्राफिक रिवर्सल। चीन की आबादी लगातार चौथे साल घटी। ये खबर जीएस पेपर 1 में पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज और जीएस पेपर 2 में इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। तो सबसे पहले नंबर्स क्या कहते हैं, हुआ क्या है? चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी एनबीएस ने 2025 के जो डेटा जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या है डेटा में? चाइना की पॉपुलेशन में 3.39 मिलियन लोगों की कमी आई है और अब ये 1.405 बिलियन रह गई है। लगातार चौथे साल? जी हाँ, ये लगातार चौथा साल है जब चीन की आबादी घटी है। और जन्म दर का क्या हाल है, बर्थ रेट? बर्थ रेट गिरकर 6.77 पर 1000 पीपल हो गई है। ये 1949 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ओह माय गॉड! इसे और आसानी से समझें तो 2025 में चीन में 7.92 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि 11.31 मिलियन लोगों की मौत हुई। मतलब पैदा होने वालों से कहीं ज्यादा लोग मर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक डेमोग्राफिक क्राइसिस का स्पष्ट संकेत है। ये गिरावट अचानक तो नहीं हुई होगी। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या ये चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा है? बिल्कुल, ये संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें 1980 में लागू की गई वन चाइल्ड पॉलिसी में हैं। उस समय तो चीन को अपनी बढ़ती आबादी एक बोझ लग रही थी। हाँ, और उन्होंने इसे बहुत सख्ती से लागू किया। ये पॉलिसी 2015 तक चली, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने बाद में 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड पॉलिसी भी तो लागू की थी। हाँ, की थी, लेकिन वो फर्टिलिटी डिक्लाइन को रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि तब तक चीन का समाज पूरी तरह बदल चुका था। एक बच्चे वाले परिवार नॉर्मल हो गए थे। बच्चों को पालने का खर्च, उनकी शिक्षा का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग अब एक से ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। ऊपर से प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ, चीन अब उस स्थिति में फंस रहा है जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच। ये गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच क्या होता है? देखिए, ज्यादातर विकसित देशों जैसे जापान या जर्मनी में पहले वो अमीर हुए, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी और उसके बाद उनकी आबादी बूढ़ी होनी शुरू हुई।
तो उनके पास अपनी बूढ़ी आबादी की हेल्थ और पेंशन का खर्च उठाने के लिए पैसा था। सही बात है। चीन के साथ उल्टा हो रहा है। वो अभी भी एक मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन उसकी आबादी विकसित देशों की तरह तेजी से बूढ़ी हो रही है। मतलब उनके पास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। चीन के युवाओं में भी तो एक तरह की निराशा दिख रही है, जिसे लाइंग फ्लैट मूवमेंट कहते हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल फिनोमेना की तरफ इशारा किया है। लाइंग फ्लैट या टैंगपिंग चीन के युवाओं के बीच एक साइलेंट प्रोटेस्ट जैसा है। किस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट? वो हाई प्रेशर जॉब्स, लंबे वर्किंग आवर्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि हम इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बस उतना ही काम करेंगे जितने में गुजारा चल जाए। और शादी, बच्चे, घर, इन सब जिम्मेदारियों से भी दूर भाग रहे हैं। हाँ, और ये मानसिकता भी बर्थ रेट गिरने का एक बड़ा कारण है। चलिए यूपीएससी के लिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर क्या है और चीन के लिए इसके क्या मायने हैं? टीएफआर का मतलब है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देगी। और स्टेबल पॉपुलेशन के लिए ये कितना होना चाहिए? किसी भी देश की आबादी को स्टेबल रखने के लिए टीएफआर का 2.1 होना जरूरी है। इसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं। 2.1 क्यों? 2.1 इसलिए क्योंकि 2 बच्चे माता पिता को रिप्लेस करते हैं, और 0.1 उन बच्चों के लिए है जो वयस्क होने से पहले मर जाते हैं। और चीन का टीएफआर अब कितना है? चीन का टीएफआर अब गिरकर 1.0 के करीब आ गया है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। ये एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसकी बात भारत के संदर्भ में बहुत होती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो गोल्डन पीरियड होता है जब किसी देश की आबादी में वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 से 64 साल के लोगों का हिस्सा डिपेंडेंट पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा होता है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब बच्चे और बूढ़े? जी, इस समय देश के पास एक विशाल वर्कफोर्स होती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को पंख लगा सकती है। भारत अभी इसी फेज के बीच में है। और चीन? चीन इस फेज से गुजर चुका है और अब उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल रहा है। अब इस डेमोग्राफिक क्राइसिस के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? सबसे पहले खुद चाइना के लिए। चाइना के लिए इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। पहला, वर्किंग फोर्स की कमी होगी, जिससे लेबर शॉर्टेज होगा और वेजेस बढ़ेंगे। बिल्कुल। इससे चाइना का वर्ल्ड्स फैक्ट्री का टैग छिन जाएगा। कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे देशों की तरफ देखेंगी। दूसरा इम्प्लीकेशन? दूसरा, पेंशन और हेल्थ केयर सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। काम करने वाले कम होंगे और पेंशन लेने वाले ज्यादा। चीन का पूरा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और तीसरा? तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाएगी क्योंकि कंजम्पशन कम होगा। ग्लोबल लेवल पर इसके क्या असर होंगे? ग्लोबल लेवल पर भी इसका गहरा असर होगा। पहला, चाइना की ग्रोथ धीमी होने से ग्लोबल डिमांड कम होगी, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और दूसरा? सप्लाई चेन्स पर असर पड़ेगा। हाँ, ग्लोबल सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई होंगी। कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वो China Plus One स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। मतलब चीन के अलावा एक और देश में भी अपना प्रोडक्शन बेस बनाना। एग्जैक्टली। और इसका सबसे ज्यादा फायदा वियतनाम, मेक्सिको और इंडिया जैसे देशों को मिल सकता है। और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज? ये दोनों हैं। अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास लगभग 2040 तक अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने की विंडो है। हम वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं जो चीन हुआ करता था। और चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक डेमोग्राफिकली इनसिक्योर और आर्थिक रूप से कमजोर होता चीन ज्यादा राष्ट्रवादी और आक्रामक हो सकता है। वो अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज होगा। बिल्कुल। तो निष्कर्ष क्या है? चाइना इस संकट से निकलने के लिए क्या कर सकता है और भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए? चाइना को अब कुछ बहुत ड्रास्टिक कदम उठाने होंगे, जैसे रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 65 या 67 करना, जैसा कि कई यूरोपियन देशों ने किया है। हाँ, उन्हें ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश करना होगा ताकि लेबर की कमी को टेक्नोलॉजी से पूरा किया जा सके। और भारत के लिए लेसन? भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन यह है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप में कोई गारंटी नहीं है। ये एक डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। अगर हमने अपनी युवा आबादी को सही स्किल्स, जॉब्स, हेल्थ और एजुकेशन नहीं दी। सही कहा। पीएम सेतु जैसी स्कीम्स, इनकी बात हम आगे करेंगे, इसी दिशा में एक कदम है। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास समय बहुत कम है। ये 20-25 साल भारत के भविष्य के लिए एनशाइडेंट होने वाले हैं। ये वाकई एक चेतावनी है। और ये चुनौती सीधे तौर पर हमारी अगली खबर से जुड़ती है, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है। हेडलाइन है,
द क्राइसिस ऑफ मैसिफिकेशन हायर एजुकेशन में स्टूडेंट डिस्ट्रेस पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्देश। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 में सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एथिकल इश्यूज भी हैं? हाँ, इसमें इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल जस्टिस जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। तो मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट में भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs में बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड्स और मानसिक तनाव, जिससे कोर्ट ने डिस्ट्रेस की महामारी कहा है, पर एक सुओ मोटो केस में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को कॉम्प्रहेंसिव डायरेक्शंस दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इन निर्देशों को लागू करने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, आर्टिकल 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का। ये तो बहुत पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल कोर्ट तभी करता है जब उसे लगता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए मौजूदा कानून नाकाफी हैं। एग्जैक्टली। जस्टिसेस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने अपने फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है, मासिफिकेशन। मैसिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा कि भारत में हायर एजुकेशन का मासिफिकेशन और प्राइवेटाइजेशन तो हो गया, लेकिन उसके लिए जरूरी क्वालिटी सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया गया। मतलब हमने कॉलेजों की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का कोई इंतजाम नहीं किया। बिल्कुल, इसी वजह से स्टूडेंट्स वल्नरेबल हो गए हैं। ये टर्म मासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन क्या है? इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एक सोशियोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब है हायर एजुकेशन का कुछ एलीट लोगों का विशेषाधिकार न रहकर एक मास फिनोमेना यानी एक आम बात बन जाना। पहले कम लोग कॉलेज जा पाते थे, अब ज्यादा जा पाते हैं। हाँ, भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को 50% तक पहुंचाना है। ये मासिफिकेशन का ही एक उदाहरण है। तो इसमें समस्या क्या है? ज्यादा लोगों का पढ़ना तो अच्छी बात है। समस्या मासिफिकेशन में नहीं है, समस्या है मासिफिकेशन विदाउट क्वालिटी एंड सपोर्ट। कोर्ट यही कह रहा है। हमने एनरोलमेंट नंबर्स बढ़ाने पर तो ध्यान दिया, लेकिन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने पर नहीं। सही बात है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का डेटा बताता है कि हर साल 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के की डायरेक्शंस क्या हैं? कोर्ट ने सरकारों और HEIs को क्या करने के लिए कहा है? कोर्ट ने 6 बहुत ही कॉन्क्रीट डायरेक्शंस दिए हैं। पहला है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। मतलब किसी भी स्टूडेंट की सुसाइड या अननेचुरल डेथ की घटना को इंस्टीट्यूशन दबा नहीं सकता। इसकी तुरंत पुलिस को रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है। दूसरा, 24/7 मेडिकल एक्सेस। सभी रेजिडेंशियल HEIs यानी जहां हॉस्टल हैं, वहां राउंड द क्लॉक मेडिकल हेल्प, जिसमें ट्रेन्ड काउंसलर्स भी शामिल हों, उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा डायरेक्शन क्या है? फिलिंग वैकेंसीज। ये बहुत बड़ा निर्देश है। कोर्ट ने कहा है कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जैसे की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को 1 महीने के अंदर और सभी टीचिंग फैकल्टी वैकेंसीज को 4 महीने के अंदर भरना होगा। वाओ, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। चौथा, नो एग्जाम बार फॉर स्कॉलरशिप डिलेज। अगर सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप में देरी होती है तो किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम देने से या उसकी डिग्री रोकने से मना नहीं किया जा सकता। ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को कम करेगा। हाँ। पांचवा है डेटा सेंट्रलाइजेशन। NCRB को अब HEIs में होने वाली सुसाइड्स का एक अलग सब कैटेगरी में डेटा मेंटेन करना होगा। और आखिरी, छठा, सोशल इंक्लूजन मैकेनिज्म्स। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज यानी SC, ST, OBC से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सपोर्ट सिस्टम्स बनाने होंगे। ये निर्देश तो बहुत क्रांतिकारी लग रहे हैं। अब मेंस के लिए इसका एनालिसिस करते हैं। कोर्ट का मैसिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल किस सिस्टमिक फेलियर की ओर इशारा करता है? ये इशारा करता है कि हमने क्वांटिटी को क्वालिटी पर तरजीह दी। हमने IITs, IIMs और AIIMS जैसे इंस्टीट्यूशंस तो बना दिए, लेकिन हम ये भूल गए कि इमारतें बनाने से शिक्षा नहीं आती, शिक्षा शिक्षकों से आती है। और आज कई इंस्टीट्यूशंस में 50% तक फैकल्टी वैकेंसीज हैं। बिल्कुल, जब एक शिक्षक पर 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का बोझ होगा, तो वो हर स्टूडेंट पर पर्सनल अटेंशन कैसे दे पाएगा? और हमारा एग्जाम सेंट्रिक करिकुलम भी तो एक डर का माहौल बनाता है। हाँ, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मॉडल है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देता है। कोर्ट ने सोशल जस्टिस एंगल का भी जिक्र किया है। इंस्टीट्यूशनल अदरिंग का क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशनल अदरिंग एक बहुत ही गंभीर आरोप है। इसका मतलब है जब इंस्टीट्यूशन का माहौल ही किसी स्टूडेंट को बाहरी या अदर महसूस कराए।
ये भेदभाव कास्ट, रीजन, लैंग्वेज या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर हो सकता है। हाँ, जब एक छोटे शहर या गांव से आया स्टूडेंट जो शायद पहली पीढ़ी का लर्नर है, बड़े शहर के इलीट कॉलेज में पहुंचता है, तो उसे एक कल्चर शॉक लगता है। अगर उसे वहां सपोर्ट करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया जाए, तो ये उसके मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालता है। और कोर्ट ने माना है कि ये मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के डिस्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देता है। जी, और आगे का रास्ता क्या है? इस ऑर्डर के बाद क्या बदलाव आने की उम्मीद है? ये सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक वेकअप कॉल है। तो हमें मॉडल बदलने की जरूरत है। हाँ, हमें एजुकेशन के मॉडल को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से बदलकर नर्चर एंड सपोर्ट मॉडल की तरफ ले जाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को मॉनिटरिंग सेल्स बनानी होंगी। और स्कॉलरशिप डिस्बर्समेंट को स्ट्रीमलाइन करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हमें मेंटल हेल्थ को एक टैबू समझना बंद करना होगा और इसे फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंस देनी होगी। बिल्कुल सही कहा। शिक्षा का अधिकार सिर्फ कॉलेज में दाखिला पाने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर आते हैं, जो एथिक्स से भी गहरा ताल्लुक रखती है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक शुरू हो गई है। और हमेशा की तरह इसकी शुरुआत के साथ ही ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। इस साल का टाइटल है रेजिस्टिंग द रूल ऑफ द रिच। ये रिपोर्ट जीएस पेपर 1, 3 और 4 तीनों के लिए बेहद रेलेवेंट है। ये डावोस में जमा हुए दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों को आईना दिखाने का काम करती है। इस रिपोर्ट के मेन फाइंडिंग्स क्या हैं? क्या आंकड़े इस बार भी उतने ही चौंकाने वाले हैं? आंकड़े हर साल की तरह इस साल भी जमीन हिला देने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि अकेले 2025 में दुनिया के बिलियनियर्स की संपत्ति में $2.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स। जी, और दूसरी तरफ दुनिया के 60% से ज्यादा लोगों की संपत्ति में गिरावट आई है। और टॉप 1%? टॉप 1% लोग अब दुनिया के 40% फाइनेंशियल एसेट्स के मालिक हैं। और सबसे खतरनाक आंकड़ा वो ये है कि एक बिलियनर के पॉलिटिकल ऑफिस में होने की संभावना एक आम नागरिक से 4000 गुना ज्यादा है। 4000 गुना? ये तो लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। बिल्कुल, यहीं पर इस रिपोर्ट का एनालिसिस गहरा हो जाता है। ऑक्सफैम का कहना है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है, ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है। इस फिनोमिनन को प्लूटोक्रेसी कहते हैं, है ना? हाँ, प्लूटोक्रेसी यानी रूल ऑफ द रिच। जब आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो ऐसी नीतियां बनवाते हैं जो उनके फायदे की हों। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, अमीरों के लिए टैक्स लूपहोल्स। और लेबर लॉज को कमजोर करना। इससे इनइक्वालिटी का एक विशियस साइकिल बन जाता है। रिपोर्ट में के शेप्ड रिकवरी का भी जिक्र है। ये क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पैंडेमिक के बाद अर्थव्यवस्थाओं ने जो रिकवरी की है, वो सबके लिए बराबर नहीं रही। इसे के अक्षर से क्यों कंपेयर करते हैं? इंग्लिश के अक्षर के की कल्पना कीजिए। उसकी एक डंडी ऊपर जाती है और एक नीचे। रिकवरी भी वैसे ही हुई है। एसेट रिच लोग, यानी जिनके पास शेयर्स, प्रॉपर्टी थे, उनकी संपत्ति और बढ़ गई। ये है ऊपर जाती हुई डंडी। और वर्किंग क्लास, जो अपनी डेली वेज पर निर्भर है, उसकी रियल वेजेस इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गई। ये है नीचे जाती हुई डंडी। तो अर्थव्यवस्था तो रिकवर कर रही है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ ऊपर वालों को हो रहा है। एग्जैक्टली। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में कुछ खास कहा गया है। हाँ, और ये काफी दिलचस्प है। रिपोर्ट ने भारत के रिजर्वेशन सिस्टम को एक पॉजिटिव एग्जाम्पल के तौर पर साइट किया है। रिजर्वेशन को? ये तो बहुत सरप्राइजिंग है। किस संदर्भ में? रिपोर्ट का तर्क है कि प्लूटोक्रेसी को तोड़ने का एक तरीका यह है कि पॉलिटिकल पावर को डेमोक्रेटाइज किया जाए। मतलब सत्ता तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार भारत का रिजर्वेशन सिस्टम यही काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में सिर्फ एलीट्स की मोनोपोली ना रहे, बल्कि समाज के हर तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। तो ये पॉलिटिकल पावर को डेमोक्रेटाइज करने का एक मैकेनिज्म है। जी, ये पहली बार है कि किसी ग्लोबल रिपोर्ट ने रिजर्वेशन को इस पॉजिटिव लाइट में देखा है। तो इस बढ़ती असमानता को रोकने के लिए ऑक्सफैम ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं? ऑक्सफैम ने 3 बड़े सुझाव दिए हैं। पहला, वेल्थ टैक्स लगाना। मतलब सुपर रिच लोगों की संपत्ति पर टैक्स, न कि सिर्फ उनकी इनकम पर। हाँ। दूसरा, कॉर्पोरेट मोनोपोलीज को तोड़ना। और तीसरा एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर पब्लिक कंट्रोल रखना, ताकि इसका फायदा कुछ ही कंपनियों या लोगों को ना मिले, बल्कि पूरे समाज को मिले।
ये सुझाव सुनने में तो अच्छे हैं, लेकिन क्या इन्हें लागू करना पॉलिटिकली पॉसिबल है? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऑक्सफाम का कहना है कि जब तक हम वेल्थ और पावर के इस कॉन्सेंट्रेशन को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम गरीबी या जलवायु परिवर्तन जैसी किसी भी बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। चलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी के एक बहुत ही चिंताजनक मामले पर आते हैं। हेडलाइन है द साइबर स्लेवरी नेक्सस, कैम्बोडिया जॉब स्कैम में पाकिस्तान का लिंक सामने आया। ये जीएस पेपर 3 के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है, जिसमें चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मनी लॉन्ड्रिंग और लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कई टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं। तो मामला क्या है? ये कैम्बोडिया जॉब स्कैम क्या है और इसमें पाकिस्तान का एंगल कहाँ से आया? मामला ये है कि पिछले कुछ समय से हजारों भारतीय युवाओं को साउथ ईस्ट एशियन देशों, खासकर कैम्बोडिया में डेटा एंट्री और आईटी जॉब्स का लालच देकर ले जाया जा रहा था। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें बंधक बना लिया जाता था। हाँ, और उनसे जबरदस्ती साइबर क्राइम्स करवाए जाते थे। जब इंडियन सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई, एनआईए और आई4सी ने इसकी जांच शुरू की, तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ? जांच में पता चला कि जिन रिक्रूटमेंट चैट्स और फेक वेबसाइट्स के जरिए इन युवाओं को फंसाया गया था, उनके आईपी लॉग्स और सर्वर हैंडलर्स पाकिस्तान में थे। मतलब ये सिर्फ एक जॉब स्कैम नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा इंटरनेशनल नेक्सस है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। यहाँ एक नया और बहुत ही खतरनाक टर्म सामने आया है, साइबर स्लेवरी। साइबर स्लेवरी? इसका क्या मतलब है? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक डिजिटल फॉर्म है। इसमें विक्टिम्स को शारीरिक हिंसा की धमकी देकर साइबर क्राइम्स करने पर मजबूर किया जाता है। जैसे कि कौन से साइबर क्राइम्स? इन भारतीय युवाओं से पिग बुचरिंग स्कैम्स जैसे अपराध करवाए जा रहे थे। ये पिग बुचरिंग स्कैम क्या होता है? ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन फ्रॉड है। इसमें स्कैमर पहले विक्टिम के साथ ऑनलाइन एक लंबा रिश्ता बनाता है, महीनों तक उसका भरोसा जीतता है। और फिर वो उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मनाता है। शुरू में छोटे मोटे प्रॉफिट भी दिखाता है। एक बार जब विक्टिम बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देता है, तो स्कैमर सारा पैसा लेकर गायब हो जाता है। ये तो बहुत ही भयानक है, और इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसे और भी गंभीर बना देता है। हाँ, क्योंकि अब इसमें हाइब्रिड वॉरफेयर का एक डायमेंशन भी जुड़ गया है। हाइब्रिड वॉरफेयर कैसे? सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के दो मकसद हैं। पहला, इकोनॉमिक ब्लीडिंग, भारतीय नागरिकों से करोड़ों रुपए ऐंठ कर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। और दूसरा, सोशल डिस्टेबलाइजेशन, भारत के पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं को एक्सप्लॉइट करके उनके मन में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और निराशा पैदा करना। इस तरह के क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ज्यूरिसडिक्शन की है। अपराध कैम्बोडिया में हो रहा है, विक्टिम और टारगेट भारतीय हैं और ऑर्केस्ट्रेटर पाकिस्तानी हैं। ये एक लीगल ब्लैक होल बन जाता है। तो इसका समाधान क्या है? भारत क्या कर सकता है? इसका समाधान मल्टी प्रॉन्ग्ड होगा। पहला, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा, खासकर साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ। हमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज MLLTS को और मजबूत करना होगा। डोमेस्टिक लेवल पर क्या कर सकते हैं? डोमेस्टिक लेवल पर I4C के सस्पेक्ट रजिस्ट्री को और मजबूत करना होगा। और सबसे जरूरी है अवेयरनेस कैंपेन्स। युवाओं को ये समझाना होगा कि अगर कोई जॉब ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है, तो वो शायद फेक ही है। ये वाकई खतरनाक नेक्सस है जिस पर नजर रखनी होगी। अब डिफेंस सेक्टर की कुछ बड़ी और सकारात्मक खबरों की तरफ चलते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की कहानी कह रही हैं। बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर से आज दो बड़ी खबरें हैं, और दोनों ही भारत की बढ़ती सेल्फ रिलायंस और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को दिखाती हैं। ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली खबर क्या है? पहली खबर नागपुर, महाराष्ट्र से है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वहां एक मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। और इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये फैसिलिटी सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाई है, जो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ये भारत की प्राइवेट सेक्टर की पहली ऐसी फैसिलिटी है जो 30 मिलीमीटर एम्यूनिशन बनाएगी। इसका महत्व क्या है? अब तक ये एम्यूनिशन कौन बनाता था? अब तक इस तरह का एम्यूनिशन या तो हम रशिया जैसे देशों से इंपोर्ट करते थे, या फिर हमारी सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB बनाती थी। तो प्राइवेट सेक्टर का इस फील्ड में आना एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। बिल्कुल, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी सुधरेगी और प्रोडक्शन तेज होगा। और ये 30 मिलीमीटर एम्यूनिशन इस्तेमाल कहाँ होता है? ये एम्यूनिशन हमारे BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, जो आर्मी की बैकबोन है।
इसके अलावा नेवी के कई जहाज़ों पर लगी गन्स में भी यही एम्यूनिशन लगता है। और दूसरी बड़ी खबर क्या है? इसी इवेंट में डिफेंस मिनिस्टर ने गाइडेड पिनाका रॉकेट्स के पहले कंसाइनमेंट को आर्मीनिया के लिए एक्सपोर्ट हेतु हरी झंडी दिखाई। ये तो एक ऐतिहासिक क्षण है। हम अपना स्वदेशी रॉकेट सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, और वो भी इसका एडवांस गाइडेड वर्जन। पिनाका के बारे में थोड़ा और बताइए, ये इतना खास क्यों है? पिनाका MBRL को DRDO ने डेवलप किया है। ये कुछ ही सेकंड्स में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है। और इसका गाइडेड वर्जन? जो गाइडेड वर्जन बना है उसमें GPS और नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिससे इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है। ये 70 to 80 किलोमीटर दूर तक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट हिट कर सकता है। डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। ये क्या है? खास बात यह थी कि इसमें पहली बार स्वदेशी नागास्त्रा 1 लॉइटरिंग म्यूनिशंस का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। नागास्त्रा 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये सुसाइड ड्रोन जैसा कुछ है? बिल्कुल, लॉइटरिंग म्यूनिशन को ही आम भाषा में सुसाइड ड्रोन कहते हैं। नागास्त्रा 1 को भी एक प्राइवेट कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने ही बनाया है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि यह लॉन्च होने के बाद टारगेट एरिया के ऊपर घंटों तक मंडरा यानी लॉइटर कर सकता है। जब ऑपरेटर को टारगेट दिखाई देता है तो वो इस ड्रोन को एक्सप्लोजिव्स के साथ उसमें क्रैश करवा देता है। तो इन सभी डेवलपमेंट्स का बिगा पिक्चर क्या है? बड़ा पिक्चर ये है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से एक होने की अपनी इमेज को बदल रहा है। हम अब एक नेट एक्सपोर्टर बनने की राह पर हैं। सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य 2025 तक 45,000 करोड़ रुपए का एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट हासिल करना है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इसमें क्रूशियल रोल निभाएगी। ये वाकई गर्व की बात है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता के बाद अब बात करते हैं एनर्जी में आत्मनिर्भरता की। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया के पहले मेगा ग्रीन अमोनिया प्लांट की नींव रखी गई है। हाँ, ये खबर काकीनाडा आंध्र प्रदेश से आ रही है और ये GS पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और कंजर्वेशन के लिहाज से एक मील का पत्थर है। इस प्लांट के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। इसे कौन बना रहा है? इस प्रोजेक्ट को AM ग्रीन नाम की कंपनी डेवलप कर रही है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.5 मिलियन टन्स पर एनम MTPA होगी। और आपने कहा ये एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, इसका क्या मतलब है? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें किसी पुरानी बंद पड़ी इंडस्ट्रियल साइट को रीडेवलप करके नया प्लांट लगाया जाता है। काकीनाडा में एक पुराने यूरिया प्लांट की जगह पर ये ग्रीन फैसिलिटी बनाई जा रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, ग्रीन अमोनिया होता क्या है? ये नॉर्मल अमोनिया से अलग कैसे है? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला तो वही है, NH3। फर्क इसे बनाने की प्रोसेस में है। नॉर्मल अमोनिया, जिसे ग्रे अमोनिया कहते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जिसमें बहुत सारा CO2 निकलता है। और ग्रीन अमोनिया? ग्रीन अमोनिया बनाने की प्रोसेस पूरी तरह से क्लीन होती है। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन हवा से मिल जाती है और हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बनाया जाता है पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से। और इस इलेक्ट्रोलिसिस को चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर से आती है। इसका कार्बन फुटप्रिंट 0 होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसके 2 सबसे बड़े इस्तेमाल हैं। पहला, शिपिंग इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने में। बड़े बड़े जहाज ग्रीन अमोनिया पर चलाए जा सकते हैं। और दूसरा? दूसरा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ग्रीन अमोनिया से बना फर्टिलाइजर पूरी तरह से ग्रीन होगा। काकीनाडा को ही इस प्लांट के लिए क्यों चुना गया? काकीनाडा की लोकेशन स्ट्रैटेजिक है। ये एक पोर्ट सिटी है। यहाँ से ग्रीन अमोनिया को आसानी से यूरोप और सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो काकीनाडा एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली बनने जा रहा है। बिल्कुल। ये तो भविष्य की ऊर्जा की बात हो गई। अब गवर्नेंस की एक अनोखी पहल पर आते हैं। न्यू दिल्ली के एक थिंक टैंक ने एक नया ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया है। हाँ, इस थिंक टैंक का नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF और इसने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI लॉन्च किया है। ये बाकी इंडिसेस से अलग कैसे है? ये भारत द्वारा ग्लोबल नॉर्म बिल्डिंग का एक प्रयास है। अब तक हम वेस्टर्न इंडिसेस पर निर्भर रहते थे, जिन पर अक्सर बायस्ड होने के आरोप लगते हैं। RNI इस नैरेटिव को चैलेंज करने का एक प्रयास है। और इसकी मेथोडोलॉजी क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को मापता कैसे है? ये इंडेक्स देशों को 3 डायमेंशंस पर मापता है। पहला है इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक देश अपने खुद के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जी। दूसरा है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्लाइमेट एक्शन।
और तीसरा है एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वैश्विक शांति में योगदान। तो ये जीडीपी या मिलिट्री पावर जैसे हार्ड पावर को नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर को मापता है। एग्जैक्टली। ये दुनिया को देखने का एक भारतीय दृष्टिकोण पेश करता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। अब सोशल जस्टिस से जुड़ी एक खबर पर आते हैं जो सीधे सीधे चाइना वाले टॉपिक से जुड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने पीएम सेतु स्कीम के रोल आउट के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। और इसका ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव देश के 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी आईटीआईज को वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स में बदलना है। इस स्कीम के की फीचर्स क्या हैं? ये पुरानी स्कीम से अलग कैसे हैं? इसमें सबसे बड़ा बदलाव गवर्नेंस मॉडल में है। अब तक आईटीआईज पूरी तरह से गवर्नमेंट रन होते थे। पीएम सेतु के तहत ये इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस की तरफ जाएगा। मतलब प्राइवेट कंपनीज भी शामिल होंगी? हाँ, प्राइवेट कंपनीज करिकुलम डिजाइन, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट में सीधे तौर पर शामिल होंगी। ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा। और इसका चाइना वाले टॉपिक से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सीधा है। हमने बात की थी कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए 20-25 साल हैं। लेकिन ये डिविडेंड तभी मिलेगा जब हमारी वर्कफोर्स एम्प्लॉयबल हो। बिल्कुल, पीएम सेतु जैसी स्कीम्स इसी गैप को भरने का काम करेंगी। अगर हम अपनी युवा आबादी को फ्यूचर रेडी स्किल्स नहीं दे पाए तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। बिल्कुल, ये सभी खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब जल्दी से आज के डिस्कशन से निकले कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। जरूर। टाइलर प्राइज 2026 ये किसे मिला है? ये टोबी कियर्स को मिला है। उन्होंने अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स, जिन्हें माइक्रोराइजल नेटवर्क्स भी कहते हैं, की मैपिंग की है। ये बड़े कार्बन सिंक्स का काम करते हैं। इस प्राइज को नोबेल फॉर एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पिनाका रॉकेट। इसका गाइडेड वर्जन आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया है। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है और प्राइवेट सेक्टर की सोलर इंडस्ट्रीज इसका प्रोडक्शन कर रही है। नागास्त्रा 1। ये एक इंडिजिनियस लॉइटरिंग मिनिशन यानी सुसाइड ड्रोन है। ये मैन पोर्टेबल है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI। इसे भारत के थिंक टैंक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। इसके 3 पिलर्स हैं: इंटरनल, एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीन अमोनिया रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। भारत का पहला मेगा प्लांट काकीनाडा आंध्र प्रदेश में लग रहा है। एंड फाइनली PM विश्वकर्मा हाट। ये दिल्ली हाट में पारंपरिक कारीगरों की एक प्रदर्शनी है। ये वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए है। बेहतरीन। अब मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल GS पेपर 2 IR से है। The invitation to join the Board of Peace for Gaza presents India with a strategic dilemma between its traditional policy of non-alignment and its growing aspiration for global leadership. Discuss. ये एक बहुत ही क्लासिक यूपीएससी सवाल है। इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। इंट्रोडक्शन में आप ट्रम्प के इनविटेशन और भारत के हिस्टोरिकल स्टैंड्स का कॉन्टेक्स्ट देकर शुरू कर सकते हैं। बॉडी में? बॉडी के पहले पार्ट में आर्ग्यूमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग लिखें, जैसे लीडिंग पावर बनने का मौका, रूल शेपर बनना, राइवल्स को काउंटर करना। और दूसरे पार्ट में? दूसरे पार्ट में रिस्क्स, चैलेंजेस लिखें, जैसे डी-हाइफनेशन पॉलिसी पर असर, ईरान के साथ रिलेशंस और फाइनेंशियल बर्डन। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड सुझाएं। आप प्रिंसिपल पार्टिसिपेशन या कंडीशनल एंगेजमेंट जैसे टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल GS पेपर 1 and 2 से। While the massification of higher education in India has increased access, it has inadvertently triggered an epidemic of student distress. In light of the recent Supreme Court order, analyze the structural causes of this distress and suggest comprehensive remedial measures. इस सवाल के 2 हिस्से हैं, पॉजिटिव्स और रिमीडियल मेजर्स। इंट्रोडक्शन में आप मैसिफिकेशन को डिफाइन करके शुरू कर सकते हैं और SC के ऑर्डर का जिक्र कर सकते हैं। बॉडी के पहले पार्ट में कॉजेज लिखने हैं। हाँ, स्ट्रक्चरल कॉजेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम, सोशल एक्सक्लूजन और फाइनेंशियल स्ट्रेस। यहाँ SC के टर्म इंस्टीट्यूशनल अदरिंग का इस्तेमाल जरूर करें। और रिमीडियल मेजर्स में? रिमीडियल मेजर्स में SC के डायरेक्शंस के साथ साथ एकेडमिक रिफॉर्म्स और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स की बात करें। और कंक्लूजन में? आप ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत को अब राइट टू एजुकेशन से आगे बढ़कर राइट टू क्वालिटी एंड सेफ एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है। अब समय है आज के सेशन पर आधारित एक छोटे से क्विज का।
मैं सवाल पूछूंगी और आप जवाब देंगे। बिल्कुल। Q1 रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. It is developed by the नीति आयोग। 2. It assesses countries based on 3 dimensions: internal, environmental, and external responsibility. Which of the statements given above is are correct? इसका सही जवाब है B2 ओनली, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है। इसे नीति आयोग ने नहीं बल्कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने डेवलप किया है। Correct. Q2 नगास्ट्रा 1 जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? A. एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, B. लॉइटरिंग म्यूनिशन सुसाइड ड्रोन, C. न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या D. सोलर पावर्ड सर्वेलेंस ड्रोन। सही जवाब है B. लॉइटरिंग म्यूनिशन सुसाइड ड्रोन। राइट। Q3 मैसिफिकेशन शब्द का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस संदर्भ में किया? इसका सही जवाब है B. रैपिड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल सही। Q4 हाल ही में किस देश ने 2025 में लगातार चौथे वर्ष जनसंख्या में गिरावट की सूचना दी? इसका जवाब है C. चाइना। एंड द फाइनल क्वेश्चन Q5 PMSU2 पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस संस्थान का आधुनिकीकरण करना है? इसका सही जवाब है B. गवर्नमेंट ITIs इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। शानदार। तो आज के सेशन का एक क्विक रिकैप करते हैं। यूपीएससी के लिए आज के क्रूशियल टॉपिक्स क्या रहे? पॉलिटी, आर्टिकल 142 और सुप्रीम कोर्ट का स्टूडेंट डिस्ट्रेस पर लैंडमार्क ऑर्डर, जिसमें मैसिफिकेशन और इंस्टीट्यूशनल अदरिंग जैसे की टर्म्स हैं। IR इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस का डिलेमा। इकोनॉमी, चाइना का हिस्टोरिक डेमोग्राफिक डिक्लाइन और भारत के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का महत्व, और ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट। डिफेंस, नागास्ट्रा 1 और पिनाका रॉकेट सिस्टम का एक्सपोर्ट, डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका। स्कीम्स, PMC2 और इसका स्किल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस मॉडल। एनवायरमेंट, ग्रीन अमोनिया क्या है और काकीनाडा में लग रहा भारत का पहला मेगा प्लांट। ये आज की मुख्य बातें थी। बहुत ही विस्तृत और उपयोगी चर्चा रही। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।